आज और कल 2 दिन हम अपना फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लोटेशन रिवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपना रिवीजन करके रखना जो मंडे टेस्ट है उसके लिए। और फ्लोटेशन अगर मैं आपको बताऊं तो एनटीएससी के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इस पे सवाल आता है और अच्छा सवाल आता है, तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब फ्लोटेशन की अगर हम बात करें तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हाइड्रोस्टेटिक्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, और एक होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। देखो ऐसा है, आप एक रिवीजन ले रहे हैं लेकिन थोड़ा नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बताओ हमारे लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है जिसपे लगभग सवाल आते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स। आप इस पार्ट को छोड़ सकते हो सकता है आपको करवाया गया हो थोड़ा बहुत, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टाइप या बर्नौली थ्योरम टाइप मैंने करवा दिया था लास्ट ईयर आपके सीनियर्स को, लेकिन फिर भी कहा था कि क्वेश्चन इस पे आते हैं, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पज एक लेक्चर उस पर ले लिया था, तो वो हम नहीं लेंगे। यानी कि हमें हाइड्रोस्टैटिक्स पे फोकस करना होगा। क्या डिफरेंस है हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स में? डिफरेंस क्या है? फ्लूइड एट रेस्ट हाइड्रोस्टैटिक्स और इन मोशन हाइड्रोडायनेमिक्स। मतलब मुझे बताओ, एक कंटेनर है, कंटेनर फ्लूइड का मूवमेंट होता है, फ्लूइड इन मोशन हाइड्रोडायनेमिक्स। और नहीं, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, कंटेनर एक ट्रक में रखा हुआ है, ट्रक मोशन में है, तो ये जो हम स्टडी करेंगे, इस पानी को हम स्टडी करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक है या हाइड्रोडायनेमिक? हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है कि लिक्विड इज एट रेस्ट with respect to container although the container may move। समझ गए हो? चाहे कंटेनर चल रहा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, although the container may move। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये कोई व्हीकल है और यहाँ कोई आपने कोई कंटेनर रखा हुआ है, कोई भी कंटेनर रखा हुआ है, कैसा भी व्हीकल है, और ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन a, तो ये पक्की बात है कि लिक्विड की लेयर ना ऐसे हो जाएगी। इसमें करे होंगे आपने, चीजें पढ़ी होंगी कभी, फ्री सरफेस ऐसे हो जाएगी लिक्विड की। थोड़ा पीछे, जैसे मान लो आप बस में खड़े हो और बस एकदम से आगे एक्सेलरेट करे तो क्या हम पीछे जाते हैं कि नहीं बस के रिस्पेक्ट में? yes, है ना? तो लिक्विड इसके रिस्पेक्ट में ऐसा होगा, लेकिन ऐसे आके वो रुक जाएगा अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ये लिक्विड रेस्ट पे है विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, चाहे कंटेनर मोशन में हो। तो ये एग्जांपल है हाइड्रोस्टैटिक का। लेकिन जहां पाइप में ट्यूब में पानी फ्लो करता है, जहां ट्यूब में पानी फ्लो करता है, जहां हम कहते हैं भाई यहाँ लिक्विड की स्पीड थी v1, चलता रहा, यहाँ लिक्विड की स्पीड है v2, कम ज्यादा हो सकती है, वो साइज पे डिपेंड करता है। ये पढ़ा है कभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? बताओ एक बार। रेजोनेंस में इक्वेशन था तो सर ने वैसे बताया। किसमें इक्वेशन थी सर? क्वेश्चन था रेजोनेंस में, उसमें लग रहा था। ठीक है। ये हाइड्रोडायनेमिक्स में आता है। जैसे यहाँ एरिया A1 मान लो, यहाँ एरिया A2 मान लो, तो A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये आपने देखा भी होगा, कहीं आप पानी दे रहे हैं, पौधों में पानी दे रहे हैं एक नलकी की मदद से, आपको पानी दूर तक पहुंचाना होता है तो क्या करते हैं आप? वहीं खड़े खड़े उसको आगे से थोड़ा सा प्रेस करते हैं, उससे क्या पानी अब दूर तक जाता है कि नहीं? यस सर। उससे होता क्या है, आप एरिया कम कर देते हो और प्रोडक्ट सेम है, तो एरिया कम कर दोगे तो वेलोसिटी
ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो ये सब चीज़ें हाइड्रोडायनेमिक्स में हैं। सो ये चीज़ें नॉट फॉर एनटीएससी आप बोल सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। स्पेशली हमें ये वाला पार्ट अपना स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो आप एक बार ये बना भी लीजिए, हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोडायनेमिक। देखो आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, लेकिन हम 2 दिन हैं हमारे पास, तो एक हल्का फुल्का रिवीजन ले रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें नई भी आ जाएं, तो आप लिखते भी चलें साथ साथ ये चीज़ें, है ना। कर लिया सर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ 1 मिनट आगे। इसके बाद हम एक टर्म पे चलेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg per meter cube। 1000। तो क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या हमेशा ही इतनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब? डिपेंड नहीं, ये जो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप बोल रहे हो, कितने टेम्परेचर पे है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री पे। बाकी टेम्परेचर्स पे 3 डिग्री या 5 डिग्री पे ये वैल्यू इससे कम होती है या इससे ज्यादा होती है? बताओ। देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर की मैं बात करूं, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर का ग्राफ कुछ इस तरह का जाता है। मान लो मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा हूं, और इधर मैं टेम्परेचर ले रहा हूं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिग्री सेल्सियस में मैंने टेम्परेचर लिया। 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। वॉल्यूम मिनिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा दोनों साइड ये डेंसिटी इससे कम होती है, दोनों साइड ये डेंसिटी इससे कम होती है। यानी कि रो H2O, दिस इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस and that is 1 gram per centimeter cube या also equal to 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मान लो कहीं पे जैसे ये दिया हो कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.8, इसकी यूनिट क्या होगी रिलेटिव डेंसिटी की? नो यूनिट। तो इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी है? डेंसिटी ऑफ ऑयल, भाई रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये 1 ग्राम पर सीसी है, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल होगी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम कहें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर ना? ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां से हमने शुरुआत किया है इस पार्ट का। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। अब आपके 10th लेवल पे दो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत होती है कि मिक्सचर की डेंसिटी कैसे बताएं। सपोज आपको यूं दिया गया है, ये आधा पार्ट है, इधर वॉल्यूम ना, इधर डेंसिटी ρ1 है लिक्विड की और इधर ρ2 है। इसका वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम है V2। एक बार दिया गया है, ये भी कोई डिवीजन ऐसे ही, इधर जो लिक्विड भरा उसकी डेंसिटी ρ1 है, इधर ρ2, लेकिन इधर लिक्विड का मास m1 दिया है और इधर लिक्विड का मास जो है वो m2 दिया है। ये आपको लिक्विड्स दे दिए और थोड़ी देर में इनको मिक्स कर दिया, थोड़ी देर में ये खोल दिए, बीच वाली दीवार को ओपन कर दिया और इनको मिक्स कर दिया। तो आपको बताना है कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी, इधर क्या होगी और इधर क्या होगी।
बताओ, दोनों साइड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होती है। देखिए मैं करवा दूं, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस पूरे का मास कितना है, इधर वाले का मास कितना है, इधर वाले का मास, इधर इधर हाँ डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि इधर का मास है ρ1 v1, इधर का ρ2 v2, तो टोटल मास मिलने के बाद भी कितना होगा, ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना होगा, v2। ऐसे ही आप इधर बताओ, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास तो दिख ही रहा है उस साइड, टोटल मास तो हमें दिख ही गया है, दैट इज m1 प्लस m2, और टोटल वॉल्यूम कितना है, m1 by ρ1 plus m2 by ρ2। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया मास अपॉन डेंसिटी, तो इधर का वॉल्यूम तो था m1 by ρ1 और इधर का वॉल्यूम था m2 by ρ2, है ना। अब कई बार सवालों में बड़ा स्पेशल केस बना के देते हैं कि v1 बराबर v2 है, दे ही नहीं रखे v1 v2, बस ये कह दिया कि आधा आधा पार्ट हो गया, और यहाँ आपको m1 m2 दे नहीं रखे, लेकिन ये कह दिया कि m1 और m2 बराबर है। तो पहले मैं इधर की बात करूं, अगर v1 v2 बराबर हैं तो v1 कॉमन आ जाएगा और नीचे 2v1 बन जाएगा, v1 से v1 कटेगा, तो बताओ रो क्या बचा, ρ1 plus ρ2 divided by 2 ρ2 by 2, यानी कि ये है अर्थमेटिक मीन, है ना। अर्थमेटिक मीन होता है ये सबको जोड़ के जितने थे उससे बात। अब उधर देखो, अगर m1 बराबर m2 होगा तो ये ऊपर 2m और नीचे ये, तो क्या आप इसको अरेंज करोगे तो ऐसा आ रहा है 2 अपॉन रो मिक्सचर बराबर 1 अपॉन ρ1 प्लस 1 अपॉन ρ2, कैसा बनेगा उधर, बताओ, ये बनने वाला है ना उस साइड, यानी कि रो मिक्सचर जो बनेगा दैट इज 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ये कौन सा मीन होता है, ये कौन सा मीन होता है, हार्मोनिक मीन। दिस इज नॉन एज द हार्मोनिक मीन। तो भाई ये तो वो वाला पार्ट है जो कंपैरेटिवली एक इजी पार्ट है, लेकिन 10th लेवल पे एनटीसी में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन चीजों पे बिल्कुल सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इनमें गलतियां मत करना, ये जो ऐसी ऐसी चीजें हैं, है ना। इसके बाद हम बढ़ते हैं, अब थोड़ा प्रेशर की तरफ चलते हैं। आप यूं बताओ, एक लिक्विड है, ये नोट वोट तो हो गया होगा, जल्दी जल्दी कर रहे होगा, इतनी कोई खास तो है भी नहीं। यस सर। ठीक है सर। अब मैं प्रेशर वेरिएशन की तरफ चलता हूँ, मिटा दूं ये? यस सर। नो सर कह रहे हो कि यस सर, समझ नहीं आ रहा। नो। ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो, लिख लो, आप आराम से लिख लो। इसके बाद हम थोड़ा प्रेशर वेरिएशन की तरफ चलेंगे। देखो हम बिल्कुल पहली बार फ्लोटेशन, हाँ ठीक है, हम पहली बार फ्लोटेशन नहीं पढ़ रहे हैं कि हम प्रेशर को भी डिफाइन कर रहे हैं, और एक एक चीज जो कुछ चीजें स्किप भी की जाएंगी, लेकिन ज्यादातर चीजें कवर की जाएंगी इन 2 दिनों में। और आप एक काम और करेंगे, वो रेजोनेंस वाली बुकलेट के फ्लोटेशन के क्वेश्चंस कर लेंगे, मैं शाम को भेज भी दूंगा आपके ग्रुप पे, वैसे आपके पास हैं भी, ठीक है। उसमें 2 एक्सरसाइज होती, करेंगे ना वो हम? यस ठीक है, जिसमें से एक सवाल
एक सवाल एक बच्चे ने पूछा था, मैंने शायद आपके ग्रुप पे सेंड भी किया था, वो सोल्व करके वही वाले अपने क्वेश्चन। तो अगली चीज देखो आप, अब मैं थोड़ा प्रेशर वेरिएशन की तरफ चलता हूं कि भाई इनमें किस तरह के सवाल पूछे भी जा सकते हैं और जनरल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। मान लो एक कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, इस तरह से। ये जो पार्ट है पॉइंट ए बोलता हूं, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो यहां जो प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितने भी पॉइंट्स ओपन टू एटमॉस्फेयर होंगे वहां हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब मैं इसमें नीचे आया, ये कोई पॉइंट है बी, सपोज मैं ए से एच हाइट नीचे आ गया और मैं बी से थोड़ा आगे गया और ये पॉइंट है सी, बी से आगे मैं एक्स चल के गया, ये है पी ए। तो मुझे लिखना आ गया। अच्छा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है रो, अगर मान लो कंटेनर अनएक्सेलरेटेड है, ये बहुत जरूरी चीज है। कई बार क्या होता है बच्चे इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं और वो रटे रटाए फॉर्मूले लगा देते हैं। एक तो कंटेनर इज अनएक्सेलरेटेड, चाहे चल रहा हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। अगर अनएक्सेलरेटेड कंटेनर है तो बताओ पी एट बी कितना होगा। आप एच हाइट नीचे आते हो, कितना प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी? प्रेशर डिफरेंस रो जी एच पी नॉट प्लस रो जी। हाँ, पी ए प्लस रो जी एच। वो पी ए आपने पी एटमॉस्फेरिक मान रखा है, तो ये आपका हो गया पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। अच्छा, उसके बाद आप पी एट सी की बात करो, बी और सी में क्या प्रेशर डिफरेंस होगा? सेम। अगर अनएक्सेलरेटेड कंटेनर है, ये जरूरी चीज है, और सेम हाइट लेवल पे दो पॉइंट्स हैं तो प्रेशर सेम होगा, यानी कि ये भी आपका होगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। ये तो तब था जब कंटेनर अनएक्सेलरेटेड है। अब आप एक बार यही चीज दोबारा लिख के दिखाओगे, यही चीज आप दोबारा लिखेंगे, रिपीट द वैल्यूज ऑफ पी ए, पी बी एंड पी सी इफ ये जो कंटेनर है ये इस तरह एक्सेलरेट कर रहे हैं, A1 से तो ऊपर जा रहे हैं और A2 से आगे जा रहे हैं। ये जो कंटेनर है इसकी कुछ ऐसी एक्सेलरेशन दिखा दी, तो तब आपको ये करना है। आप एक बार बस लिखिए पहले, फिर हम डिस्कस करते हैं इस चीज। लिख लिए? यस सर, यस सर। बताओ पी बी क्या होगा? बताओ दूसरे केस में पी बी क्या होगा? बोलोगे क्या? देखिए मैं बताता हूँ, ए के साथ माइनस आ जाएगा। ना 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 ना, अब सुन लो ध्यान से। ड्यू टू ग्रेविटी तो प्रेशर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, वो तो हमने देख लिया, रो जी एच। अब अगर कंटेनर में कोई एक्सेलरेशन आती है, जिस डायरेक्शन में कंटेनर एक्सेलरेट करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा रो ए एक्स रेट से।
रो ए एक्स, रो जी एच की जगह रो ए एक्स, एक्स मतलब आप कितना चले। जैसे देखो एक्सेलरेशन आपने किधर मानी, दूसरी बार एक एक्सेलरेशन हमने मान ली कि कंटेनर की वर्टिकल एक्सेलरेशन तो कितनी है a1, और जो कंटेनर की हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी मान ली आपने a2, यही माना है ना। अब अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो प्रेशर किधर बढ़ेगा एक्सेलरेशन की वजह से, ऊपर की नीचे, बताओ अभी मैंने रिजल्ट बताया आपको नीचे, यानी कि पीबी और भी ज्यादा हो जाएगा, पहले जो था वो तो था ही, प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी की जगह ये एक्सेलरेशन a1, और आप कितना ए बी से चल के आए हो, ए से बी एच, यानी कि ये आपका हो गया P एटमॉस्फेयर प्लस रो इंटू जी प्लस a1 और इंटू एच। अब ये रटना नहीं है g प्लस a1, आ गया, वो तो अगर उल्टी डायरेक्शन होती एक्सेलरेशन की तो g माइनस a1 भी बनता। क्या ये समझ आया ये वाला पॉइंट? बताओ एक बार, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये लिखवाओ, तो PC लिखवाओ, क्या होगा, क्या PC और PB बराबर होंगे या नहीं होंगे? क्या सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अब प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर। नहीं, वो तब था जब कंटेनर कैसा था, अनएक्सेलरेटेड। अब कंटेनर कैसा हो गया है, एक्सेलरेटेड। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है। तो एक्सेलरेशन a2 आगे है तो प्रेशर किधर ज्यादा होगा, B पे कि C पे? B पे, यानी कि C पे प्रेशर कम हो जाएगा, C पे प्रेशर कम हो जाएगा। PB माइनस रो इंटू एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a2, और ये दूरी है x। तो PB तो आपने ऊपर दिखाई था, P एटमॉस्फेयर प्लस रो इंटू जी प्लस a1 इंटू एच माइनस रो इंटू a2 इंटू एक्स। तो अभी आप बताओ क्या आपको इसके लिए लिखने आगे कि नहीं? बोलो, क्लियर है ना? ठीक है। और ये ऐसे a1 a2 ना देके ऐसे दे सकते हो, यूं कह दे भाई कंटेनर इधर जा रहा है a एक्सेलरेशन से थीटा एंगल पे, तो वो आपको कंपोनेंट करने होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर ऐसा कुछ दिया हो तो a2 हो जाएगा a cos थीटा, करने आते हैं ना कंपोनेंट, और a1 हो जाएगा a sin थीटा, और फिर उन टुकड़ों को इस तरह से आप यूज करेंगे। तो ये एक्सेलरेटेड कंटेनर बहुत जरूरी है सीखना, इसके डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस होते हैं। कर लीजिए नोट अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो। सर एक बार फिर से बता दो, सही है पीसी के बारे में बता दो। अब मुझे आप बताओ, क्या आपको ये ध्यान नहीं है एक्सेलरेटेड कंटेनर में किस तरह से प्रेशर डिफरेंस लिखते हैं? सर नहीं लिखा है। नहीं लिखा है मतलब पहले पढ़े नहीं है क्या कभी ये एक्सेलरेटेड कंटेनर में? नो सर। तो ये देखो यार, ध्यान से देखो, ये बड़ा जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, अच्छे से देखिए आप। अगर मान लो एक्सेलरेशन ना हो तब तो क्या होता है कि ड्यू टू ग्रेविटी प्रेशर नीचे बढ़ता है और हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम। अगर कंटेनर में एक्सेलरेशन है, मैं विदाउट प्रूफ आपको रिजल्ट बता रहा हूं, प्रूफ या तो 9th में किए होते या +1 में करेंगे। अभी 2 दिन में इतना काम नहीं हो पाएगा, या कभी समय मिलेगा तब। अगर मान लो कंटेनर में एक्सेलरेशन भी है तो जिधर एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है, सेम तरीके से बढ़ता है। रो जी एच जैसे होता है वो जी की जगह ए आ जाता है। देखो कंटेनर का एक्सेलरेशन ऊपर ए दे दिया, यहां प्रेशर है P एटमॉस्फेयर, तो ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे प्रेशर बढ़ेगा, तो वो तो प्लस रो जी एच मैंने कर दिया। लेकिन क्योंकि ऊपर एक्सेलरेशन है कंटेनर में, इस वजह से भी प्रेशर नीचे ज्यादा होगा। सेम फॉर्मूला है, रो की जगह रो ऑफ लिक्विड, जी की जगह ए, जी की जगह a1, और जितना आप चल के आए A से B H। ये बताओ क्या पहला समझ आ गया PB? यस सर।
और फिर बी और सी में देखता हूं, ड्यू टू ग्रेविटी कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है, लेकिन ड्यू टू एक्सेलरेशन है, क्योंकि कंटेनर में आगे एक्सेलरेशन है a2, क्योंकि कंटेनर में आगे की तरफ एक्सेलरेशन है a2, इसका मतलब है कि जो प्रेशर है वो पीछे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? रो इंटू a2 इंटू ये दूरी x, यानी कि P एट B विल बी इक्वल टू P एट C प्लस रो a2x। ये यही है, मैंने उसको उधर लिख दिया तो माइनस में गया। क्या बताओ, अभी समझ आया ये पॉइंट? यस सर। और P भी हमने यहां से उठा के लिख दिया। फिर मैंने कहा कि सवाल आए तो ऐसे नहीं देते a1 a2 इस तरह से। a1 a2 आपको किस तरह दिया जाता है? a1 a2 अक्सर कोई एक्सेलरेशन दे दिया, उसका एंगल दे दिया, आपको उनको टुकड़े करने पड़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना और वर्टिकल कंपोनेंट कितना, वो a1 और a2 बनेंगे। तो अभी बताओ, अभी ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं क्या? यस सर। मैं एक बार यूज कराऊं ये एक दो सवालों में। आप कहते हो नहीं कर रखे, मुझे लगता है कि 9th में आपने किए होंगे ये क्वेश्चंस, इस तरह के कॉमन से सवाल हैं। करवाऊं एक दो सवाल, शायद याद ही आ जाए कुछ इन पे। यस सर। चलो कोई नहीं, मैं मिटा दूं क्या इसको, ये बताओ आप। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, अगर फ्लोटेशन में नहीं कर रखा है ये तो हमें बहुत करना है। कोई नहीं, अभी तो 2 ही दिन बचे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। देखो आपका जो जैसे एनटीएससी का पेपर होता है, पिछली 2 बार का हमने देखा 9th के सवाल ज्यादा आए हैं, दोनों बार, पिछली दोनों बार मैंने बताया होगा ना पहले भी आपको बताया है कभी। लास्ट ईयर शायद 11 सवाल 13 में से 9th के आ गए। उससे पिछली साल जहां तक मुझे याद है 8 सवाल। मैंने 2 साल से यहाँ का आरपीएस वाला ग्रुप संभाला है, इसमें एनटीएससी वाला, तो दोनों बार ये 9th का ही ज्यादा आया है। बच्चे तभी अच्छा परफॉर्म कर पाए जब 9th का भी पूरा पूरा बहुत ढंग से पढ़ के जा रहे हैं। अब पूरी 10th कर जाओ, सवाल वहां 2 आए, फिर क्या फायदा है? आने को 11 सवाल 10th से भी आ सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हम पूरा गिनती के 4-4 तो चैप्टर होते हैं, दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से करके जाएं। देखिए मान लो एक सवाल ये आ जाए कि जैसे एक कंटेनर है, फिर आप ये 9th में जैसे एक्सरसाइज कौन सी की थी, फ्लोटेशन पे कौन से सवाल किए थे हमने, कहां से किए थे एक्सरसाइज फ्लोटेशन पे? हैं मैनोमीटर सर, एक यूट्यूब। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो। मान लो ये कंटेनर आगे एक्सेलरेट कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन a, और इसके लिक्विड की फ्री सरफेस ऐसे है, ये है। फाइंड द, ये जो आप YouTube वाले बता रहे हो मैनोमीटर नैनोमीटर, ये मैनोमीटर और बैरोमीटर, ये उसी पे बेस्ड है। ये तो प्रेशर वेरिएशन इन अनएक्सेलरेटेड कंटेनर। अगर सवाल में बैरोमीटर या मैनोमीटर को एक्सेलरेट नहीं किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सवाल में उनको एक्सेलरेट कर रखा हो, तो वहां पे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें। फाइंड द एंगल मेड बाई the free surface of liquid, angle made by the free surface of liquid with the horizontal. एंगल मेड बाय द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विद द हॉरिजॉन्टल। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया कि टेक A इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A की वैल्यू भी दे दी हमें। फ्री सरफेस मतलब ये, क्या इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रखा है कि नहीं? है ना? तो ये निकालना है। कीजिए एक बार, ट्राई कीजिए कैसे करते हैं हम इसको।
अच्छा ये तो बताओ मुझे, कोई आइडिया भी है ही नहीं कैसे करना है ये, स्टार्टिंग कैसे करनी है या अरे लविशा, आपने शायद कल डाउट्स भेजे थे, आपको क्लियर हो गए आपके डाउट्स? है ना, मैंने रात को जब भी समय मिला मैंने आपको लिख के दिए थे सारे डाउट्स, शायद हो ही गए होंगे क्लियर। निकिता बताइए, ये आता है कि ये वाला किस तरह से स्टार्ट करें हम? निकिता चलो मैं करवा देता हूँ, सुनिए अब देखिए कैसे है। क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर है कि नहीं? यस सर। तो यहां भी प्रेशर P एटमॉस्फेयर ही होगा और यहां भी प्रेशर P एटमॉस्फेयर ही होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स ओपन टू एटमॉस्फेयर है। लेट, जो दिया नहीं है हमें, लेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी रो। हमने माना कि जो लिक्विड की डेंसिटी है वो रो है। तो आप पहले यूं बताओ, यहां से और मैं यहां आया, बिल्कुल ये पॉइंट, मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको सी बोलता हूं। बी से ए प्रेशर में कितना चेंज होगा? पी ए बराबर पी बी प्लस, केवल ग्रेविटी के कारण होगा या कोई एक्सेलरेशन भी है इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में? ग्रेविटी। केवल ग्रेविटी, तो वो तो नीचे बढ़ता ही है। तो रो जी, ये हाइट मैंने थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर ली एच है, दे नहीं रखी थी हमें, तो रो जी एच, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन आप सी टू ए भी आओ तो एक्सेलरेशन आगे है, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो सी और ए पे प्रेशर सेम होता, एक्सेलरेशन आगे है तो सी और ए में कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा बताओ? ए पे ज्यादा होगा। ए पे ज्यादा होगा, तो पी ए बराबर पी सी प्लस, आगे लिखो रो ए, ये दूरी अब मैंने फिर एज्यूम की एल, सपोज ये डिस्टेंस एल है, रो ए एल, लेकिन दोनों वैल्यूज पी ए आ गई, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर आप कंपेयर करें तो पी बी और पी सी तो सेम है, दिख रहा है आपको? पी बी और पी सी तो दोनों एटमॉस्फेयर प्रेशर कट जाएंगे, तो इक्वेट करने पे क्या बचेगा? यस सर। रो जी एच इज इक्वल टू रो ए एल, रो से रो गया, यहां से एच बाई एल कितना आ गया? एच बाई एल, ए बाई जी आ गया। मान लो ये एंगल आपसे जो पूछा गया है, ये एंगल है थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ फ्री सरफेस का एंगल थीटा है। एच बाई एल इस ट्रायंगल में क्या है? टेन थीटा है, साइन थीटा है, कोस थीटा है? टेन थीटा। तो अगर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ना दी होती तो हम आंसर ऐसे छोड़ के आते, टेन थीटा बराबर ए बाई जी, या ऑप्शन ऐसे मिलते आपको, टेन इनवर्स है ना, पढ़ा होगा ना, ये इस तरह से लिखे जाते हैं अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ना होती तो। लेकिन अभी तो इस सवाल में न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, तो टेन थीटा बराबर ए कितना दे दिया? 9.8, और जी भी कितना होता है? 9.8, यानी कि 1, तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। अब ये देखो, एक्सेलरेटेड कंटेनर में इस तरह के जब भी सवाल आएंगे तो आपको ये प्रेशर वेरिएशन यूं देखना पड़ेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन। अगर ये नहीं किया हुआ था तो आप इसे नोट कर लीजिए इस सवाल को।
फ्लोटेशन पे टाइम लगाओ अच्छे से, आप करो इस पे सवाल, क्योंकि इन पे एनटीएससी में अच्छे सवाल आ रहे हैं हर बार। कर लिया सर। ठीक है, अब इस पे जैसे और सवाल तो आप एक्सरसाइज वगैरह में कर लेंगे, कहीं मिलेगी। मैं तो एक बार आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा रहा हूँ धीरे धीरे। तो एक जो मुझे ध्यान आ रहा है, एक आपके 9th की बुक में होता है पास्कल्स लॉ, पढ़ा है? यस सर। एक बार हम उस पे आते हैं। मैं YouTube वाले क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो आपने किए हुए हैं, है ना? YouTube, मैनोमीटर, बैरोमीटर कर लेंगे ना आप, इस टाइप की चीजें। पास्कल्स लॉ बताएंगे क्या था, क्या था पास्कल्स लॉ? इवन आपकी प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वल टू ऑल डायरेक्शंस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं बताता हूँ, बस इतना ही हमें पता होना चाहिए कि जैसे ये कोई एक स्फेरिकल कंटेनर है या किसी भी शेप का कंटेनर है, और मैंने इसमें ना लिक्विड भरा हुआ है। पूरे में एक लिक्विड भरा हुआ है, हम आइडियल लिक्विड मानते हैं, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मानते हैं। हम जो पढ़ रहे होते हैं अभी, हम जो पढ़ते हैं वो कंप्रेसिबल लिक्विड नहीं, अभी जो हम पढ़ते हैं वो आपका होता है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। मान लिया कि इसकी डेंसिटी, तो फर्क क्या होता है? क्या कह रहे हो? फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि कंप्रेसिबल लिक्विड में आप अगर उसे कंप्रेस करोगे तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में डेंसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती। कंप्रेसिबल लिक्विड में वही मास कम वॉल्यूम में आ जाएगा, आप कंप्रेस करोगे तो वही मास कम वॉल्यूम में आ जाएगा। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में एक साइड कंप्रेस करोगे तो जरूर वो दूसरी साइड धक्का मारेगा। समझ गए हो? यस। ठीक है, ये आइडियल लिक्विड हम मानते हैं। तो ये आपका इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हमने लिया। तो इसमें सपोज ये अभी ओपन था, मान लो ये ओपन था तो यहाँ प्रेशर कितना था? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। लेट इसका रेडियस r है, हमने माना कि ये जो कंटेनर है इसका रेडियस r है। तो भाई इस पूरी लाइन पे प्रेशर कितना होगा? ये अनएक्सेलरेटेड कंटेनर है, इस पूरी लाइन पे प्रेशर P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी आर। और अगर आप बॉटम पॉइंट पे जाएं तो वहां प्रेशर कितना होगा? P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी इंटू 2r। ये इनिशियल प्रेशर्स थे। मान लो आपने यहाँ पे कोई फट्टा, एक प्लैंक रख दिया जिसका मास है m, जिसका एरिया तो a है, ये ढक दिया। ढक क्या दिया? ये इसके ऊपर रख दिया, ये लगा दो। तो एटमॉस्फेयर का दबाव तो अब भी रहेगा, लेकिन इसका वजन और आ गया। तो बताओ कितना प्रेशर आपने बढ़ा दिया? नया प्रेशर यहां कितना हो गया? P एटमॉस्फेयर तो था ही, लेकिन उसके वजन का प्रेशर होगा वेट अपॉन एरिया, mg/a। तो जो mg/a आपने यहां ऐड किया है, जो एक जगह ऐड किया है, वो लिक्विड के हर पॉइंट पे जितना भी प्रेशर था आप एक जगह बढ़ाओगे वो बट के नहीं जाएगा, वो एज इट इज जितना एक जगह बढ़ाया है उतना हर जगह जाएगा। मतलब प्रेशर चेंज इज सेम एवरीवेयर। मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, बस इसका मतलब बताने वाली स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि प्रेशर चेंज इज सेम एवरीवेयर। मतलब यहां जो प्रेशर था वो भी अब कितना हो जाएगा? P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी आर तो था ही, और साथ में हमने तो वहां बढ़ाए थे, हर जगह बढ़ गया। यहां भी प्रेशर कितना हो जाएगा? P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी इंटू 2r और साथ में mg/a। ये आपका पास्कल्स लॉ था। थोड़ा याद आ गया होगा ना, ये रूल हमने पढ़ा है 10th क्लास में। यस सर। ठीक है। yes, और मैं आपको एक और चीज याद दिलाऊं, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं चलूंगा क्योंकि आप खुद रिवाइज करेंगे, इतना ही टाइम है हमारे पास। इसकी एप्लीकेशंस
कभी ये पढ़े हैं 9th क्लास हाइड्रोलिक में? लिफ्ट, हाँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, एटलीस्ट अपना ये चीज़ें रिवाइज कर लेना, तो आपके 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है जो आगे 11th में जाके आ रही होती है, लेकिन ये तो 9th में बड़े अच्छे से डिस्कस हो चुका होता है, जो आपका पास्कल्स लॉ है ये। अब मैं आता हूँ जो आपके 9th के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसपे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सवाल बन के आने का। बताओ क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि अच्छे सवाल, अच्छे न्यूमेरिकल वहाँ बन के आते रहते हैं। तो आज का हम आखिरी काम ले रहे हैं, रिपीटिशन हो रहा है एक तरह से चीज़ों का, लेकिन आज का आखिरी काम, उसके बाद फिर कल भी पूरा फ्लोटेशन चलेगा और आप रेजर वाली एक्सरसाइज कर लेना। बिठा दूं इसको? यस सर, यस सर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलो मैं आपसे पूछता हूं, एक डायग्राम बना के पूछता हूं। ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड था, लिक्विड की डेंसिटी है रो एल। मैंने कम डेंसिटी का ऑब्जेक्ट इसमें डाला, तो वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? कम डेंसिटी का ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। इसकी डेंसिटी है रो ओ ऑब्जेक्ट, एंड रो ओ इज लेस देन रो एल। अगर रो ओ लेस देन रो एल है तो बॉइंट फोर्स इसके वेट से ज्यादा होगा, कम होगा? बताओ। ज्यादा। सोच समझ के बताओ। बॉइंट फोर्स जो लग रहा है इस पे और इसका वेट जो लग रहा है, दोनों को मैं कंपेयर करवा रहा हूं, बताओ। कौन ज्यादा होगा? ज्यादा। इक्वल होगा। अगर ये ज्यादा भी होगा ना तो भी रुक ही नहीं पाएगा। ज्यादा तब होता जब ये फुल्ली इमर्ज होता, तभी तो ये बाहर आया कुछ बॉइंट फोर्स कम करवाने के लिए। और इस वक्त इस पे जो लिक्विड ने बॉइंट फोर्स लगाया होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी जो लगाया होगा, वो इसके कंप्लीट वेट के बराबर होगा, तभी तो ये रेस्ट पे है। समझ आ रहे हैं? yes, लेकिन आर्किमिडीज ने ये बता दिया कि बॉइंट फोर्स होगा कितना। बताओ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बॉइंट फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। हाँ ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वेट ऑफ फ्लूइड या लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंटेनर एक्सेलरेटेड है कि अनएक्सेलरेटेड है? बताओ। मैं एक बार दोबारा पूछता हूं, क्या ये बॉइंट फोर्स इसके बराबर है? मतलब इस पे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंटेनर एक्सेलरेटेड है कि अनएक्सेलरेटेड है? नो सर। अरे बिल्कुल फर्क पड़ता है। ये इसके बराबर तभी होता है इफ द कंटेनर इज अनएक्सेलरेटेड। ये इसके बराबर तब होता है जब कंटेनर आपका अनएक्सेलरेटेड हो। जैसे यहां पे मान लो VO, दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और VI इमर्ज्ड वॉल्यूम, जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है वो। तो लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है इसने, VO या VI? VI।
तो जो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड यानी कि VI। इसका मतलब जो बॉइंट फोर्स लगेगा तो ऊपर, लेकिन वो वेट के बराबर होगा। कितना होगा, रो L इंटू VI, और मास से वेट बनाना हो तो इंटू G। इस पे ना यूं लगेगा, देखो ये लिक्विड के पार्ट्स इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, लिक्विड के पार्ट्स इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, और इन सब का रिजल्टेंट जो है वो ऊपर B। लेकिन भाई एक बात का ध्यान रखना, ये तभी है जब कंटेनर क्या हो, अनएक्सेलरेटेड। ठीक है, एक्सेलरेटेड में हम करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, आज नहीं। लेकिन मैं इसमें एक और चीज आपसे पूछता हूं, यहां मैंने एक बॉल रखी है, तो लिक्विड ने इतना बॉइंट फोर्स लगाया, इस बॉल की बजाय मैं दूसरी बॉल रख दूं, कोई और मटेरियल रख दूं, क्या तब भी बॉइंट फोर्स इतना ही रहेगा, अगर इतना ही पार्ट उसका पानी के अंदर है तो? बताओ। नो सर, डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कहाँ आ रही है, डेंसिटी तो किसकी आई है, सेम होगा। डेंसिटी तो लिक्विड की आई है ना, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी आपने से, मैं कह रहा हूँ इसकी बजाय मैंने कोई और बॉल पकड़ ली यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा सिंक कर जाएगा। क्या, अगर ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी सर डेंसिटी तो सिंक ही कर जाएगा। ना मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, आपने कोई दूसरा मटेरियल लिया और उसको इतना डबो के यूं पकड़ लिया, समझ रहे हो, हम उसे सिंक नहीं होने दे रहे, इतना ही डबो के पकड़ लिया उसे, समझ गए हो क्या? और मैंने मटेरियल दूसरा लिया, तो क्या बॉइंट फोर्स चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा बॉइंट फोर्स, क्योंकि आपने डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज नहीं की है, वो वॉल्यूम इमर्ज्ड आप चेंज नहीं होने दे रहे हो, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब असल में जो सबसे ज़्यादा अच्छे सवाल बनते हैं आपके NTSC पार्ट के लिए, लगा लो एक मिनट, जो सबसे अच्छे सवाल बनते हैं आपके NTSC पार्ट के लिए, लगा लीजिए आप, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बनते हैं। तो आपको भाई इस चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। शायद उस दिन जो वो सवाल सोल्व करवाया था उसमें भी आर्किमिडीज का यूज हो रहा था क्या, मुझे ध्यान नहीं है, वह आपकी क्लास में जिसने पूछा था क्वेश्चन, क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज था क्या उसमें भी? ना सर। हाँ, तो अपनी वो एक्सरसाइज कंप्लीट करना, कल की एक तरह से डाउट क्लास टाइप क्लास हो जाएगी। अपने डाउट्स आप सेंड कर देना, मैं क्लास में डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है? नहीं तो हम आर्किमिडीज पे एक्सेलरेटेड कंटेनर वाला और पढ़ लेंगे। कुछ आप चाहोगे यूट्यूब, मैनोमीटर, बैरोमीटर, वो पढ़ना चाहोगे, वो भी हम पढ़ा देंगे। तो कल हमारी एक फिनिशिंग क्लास होगी फ्लोटेशन पे, ठीक है भाई? आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय सर।